नमस्कार बच्चों, बीए प्रथम वर्ष इतिहास के क्लास में ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में इतिहास जानने के साधन या स्रोत के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्रोत क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री है या उपकरण है स्रोत। ये स्रोत विविध कालों से संबंधित होते हैं जो व्यक्तिपरक इतिहास के विविध घटनाओं एवं स्थलों से संबंधित होते हैं। इनमें से अनेकों ऐसे साक्ष्यपरक उपकरण हैं जो मनुष्य की बसाहट यानी जहाँ पर बसते हैं, मानव जाति का विकास और उत्थान और पतन दोनों ही होता है ना, उत्खननों द्वारा पुरातत्वविदों के श्रम से ढूंढे जाते हैं। पुरातात्विक उत्खननों से प्राप्त ये साक्ष्यपरक उपकरण इतिहास निर्माण में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। पुरातात्विक महल के ये अवशेष जहाँ ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई से प्राप्त होते हैं, वहीं ये ऐतिहासिक स्थलों के ऊपर भी बड़ी मात्रा में मिलते हैं। पुरातात्विक सामग्री कभी स्रोतों से प्राप्त तथ्यों का समर्थन करती हैं तो कभी नए तथ्यों का उद्घाटन। वैज्ञानिक खोजों पर आधारित पुरातात्विक सामग्री इतिहास निर्माण में बड़े ही उपयोगी होते हैं। समस्त पुरातात्विक सामग्रियों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है ना। स्रोत, इतिहास जानने के जो स्रोत होते हैं वो मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त हैं। नंबर 1 पुरातत्व और दूसरा साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोतों को हम 3 भागों में या 4 भागों में बांटा जा सकता है इनको। सबसे पहले है अभिलेख, दूसरा है सिक्के, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि अभिलेख, नंबर 2 पे है सिक्के, नंबर 3 पे है स्मारक और नंबर 4 पे है चित्रकला या भग्नावशेष या मूर्तियाँ इत्यादि इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, अभिलेख के बारे में हम पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के निर्माण में पुरातात्विक सामग्री का विशेष महत्व है। मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा काल वह है जब मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था। ऐसे काल के मानव के अतीत के विभिन्न चरणों के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन पुरातत्व के माध्यम से ही संभव है। लिपि का ज्ञान और उसके उपयोग के बावजूद भी पुरातत्व का महत्व कम नहीं हो जाता। लिपि ज्ञान वाले कालों के मानव इतिहास के अनेक पक्षों की जानकारी पुरावशेषों से ही होती है ना। तो पुरातत्व संबंधी सामग्री को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। हमने अभी बताया था इससे पहले कि किन किन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो वही है कि नंबर 1 अभिलेख, फिर दूसरा है नंबर 2 सिक्के, है ना, फिर नंबर 3 है स्मारक, नंबर 4 है चित्रकला या भग्नावशेष जो उसके रूप में भी प्राप्त होते हैं। तो हम जो है सबसे पहले अभिलेख के बारे में जानेंगे। अब जो है अभिलेख क्या होते हैं भाई। अभिलेख यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे ये है ना, ये क्या है, अभिलेख है। चित्र के माध्यम से अगर हम जाने तो ये अभिलेख है, ठीक है। अभिलेख एक स्तंभ लेख है। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में अभिलेखों का उपयोगिता निर्विवादित है, ठीक है, निर्विवादित है। उत्कीर्ण अभिलेखों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनकी तिथि निर्धारित की जा सकती है ना। ये जो आप देख रहे होंगे इसमें कि छोटे इसमें उत्कीर्ण किए गए हैं। ये स्तंभ है, उसके ऊपर जो है उत्कीर्ण किया गया है। जैसे कोई राज्यादेश होता है या कोई शासन व्यवस्था होती है या राजा के द्वारा लिखवाया गया होता है, उसके काल निर्धारण उसके अंतर्गत वहाँ पर देखा जा सकता है। जैसे पूर्व अशोककालीन अभिलेख नगण्य हैं, लेकिन अशोक के समय
ऐसा प्रतीत होता है कि अभिलेखों को उत्कीर्ण करने की परंपरा अशोक काल से ही प्रचलित हुई है। अभिलेख संस्कृत, प्राकृत तथा पाली भाषा में उत्कीर्ण है तथा वे ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपियों में लिखे गए हैं, है ना। पत्थर और धातु के अतिरिक्त अभिलेख मुहरों, मुद्राओं, जैसे ये मुहर है, उस पर भी कुछ लेख लिखे गए हैं, तो इनको भी हम शामिल कर सकते हैं इतिहास जानने के स्रोत के रूप में, ठीक है ना। मुहरों, मुद्राओं, मूर्तियों, गुफाओं तथा पात्रों पर भी खुदे हुए मिलते हैं। विषय वस्तु के आधार पर भी अभिलेखों को अनेक भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो प्रशस्ति पत्र होते हैं, कुछ अभिलेख भूमि अनुदान से संबंधित हैं, तो कुछ शासक की प्रशस्ति में लिखे गए हैं। व्यापारिक, प्रशासनिक और धार्मिक उद्देश्यों से भी अभिलेखों का निर्माण हुआ है। अभिलेखों से न केवल राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है, वरन साहित्यिक प्रगति का भी बोध होता है, ठीक है ना। इतनी बात आ गई समझ में। अब जो है बहुत सारे ऐसे हैं अशोक के शिलालेख एवं स्तंभ लेख उसके कुछ राज्य के अनेक भागों में मिलते हैं। इसके अलावा हाथी गुफा के शिलालेख से भी हमें कलिंग नरेश खारवेल के संबंध में जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के दिग्विजयों का उल्लेख है। उसी प्रकार चंद्रगुप्त का मेहरौली स्तंभ अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख भी गुप्त वंश के इतिहास के निर्माण में सहायक सिद्ध होते हैं। भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में हमें प्रतिहारों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह भारतीय अभिलेखों के अतिरिक्त विदेशी अभिलेख भी भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, ठीक है। अब जो है इसके बाद हम किस पर आएंगे, स्मारक। स्मारक हमारे बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण अवशेष होते हैं स्मारक, ठीक है ना। तो स्मारक से हमें किस तरह की जानकारी मिलती है, जैसे ये क्या है, एक वो है, एक भवन निर्माण का यहाँ पर दृश्य दिख रहा है। ये भवन निर्माण का दृश्य है, ठीक है ना। तो इस दृश्य में इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे भवन निर्माण होते हैं, जैसे आप देखेंगे अभिलेख के बाद महत्वपूर्ण है भवन स्मारक या स्मारक, है ना, भग्नावशेष। राजनीतिक इतिहास के निर्माण की दृष्टि से प्राचीन स्मारकों एवं भग्नावशेषों का कोई विशेष महत्व नहीं है, परंतु सांस्कृतिक इतिहास के निर्माण में उनका विशिष्ट स्थान है। विभिन्न प्रकार के राजप्रसाद, जनसाधारण के मकान, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप तथा अन्य मानव निर्मित वस्तुएं किसी भी सभ्यता और संस्कृति का जीता जागता इतिहास माना जाता है, ठीक है ना। तो उदाहरण के तौर पे अगर हम लें तो मोहनजोदड़ो, है ना, मोहनजोदड़ो, फिर हड़प्पा है, कालीबंगा, तक्षशिला, मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र, नालंदा, सांची, भरहुत, बनवासी, है ना, बनवासी, पत्तदकल, चित्तल दुर्ग आदि स्थानों की खुदाई से प्राप्त अवशेषों द्वारा भारतीय इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। विदेशों में प्राप्त स्मारक एवं भग्नावशेष भी भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रसार की गाथा उजागर करते हैं, इसलिए भी स्मारक जो हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उसके पश्चात हम देखेंगे सिक्के। सिक्के जो हैं ये भी प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है ना, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। तो देखिए यहाँ पर एक कुछ सिक्के दिखाए गए हैं जिसमें कुछ उत्कीर्ण किया गया है, राजा का चित्र है, इधर कुछ स्त्री के रूप में दिखाई दे रहा है, कुछ इसमें और भी चिन्ह हैं। तो उसको इतिहासवेत्ता या जो वैज्ञानिक होते हैं, इतिहासकार होते हैं, वो इनका सूक्ष्म अध्ययन करके उसके नतीजे पर पहुंचते हैं, उसके परिणाम पर पहुंचते हैं और उस काल के निर्धारण का भी पता कर लेते हैं जिस काल में ये बना या ढलाई हुई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो कुछ सिक्के अभी हम जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सिक्के जो हैं उस समय के हैं जब कुषाण सिक्का आमतौर पर वीमा कैटफिशेस जो है ये इनको ढलवाया है।
तो इन सिक्कों के बारे में भी हम उस काल के बारे में काल निर्धारण की प्राप्ति हो जाती है, या उस समय के बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे ये वाला सिक्का है, तो इसमें भी समुद्रगुप्त द्वारा चलाई गई स्वर्ण मुद्रा, जिस पर उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम तथा माता कुमार देवी का चित्रण है। देखिए जरा गौर से, इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते इन सब चीज़ों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरह से अभिलेखों के समान मुद्राएं भी एक विश्वसनीय स्रोत हैं। इतिहास की अनेक घटनाओं की जानकारी हमें मुद्राओं द्वारा प्राप्त होती है। राजनीतिक स्थिति के अतिरिक्त ये धार्मिक और आर्थिक स्थिति पर भी प्रकाश डालती है। अनेक शासकों और राजवंशों की जानकारी केवल मुद्राओं से ही प्राप्त होती है ना। तो कालक्रम के निर्धारण में ये मुद्राएं सहायक सिद्ध होती हैं। ये विभिन्न धातुओं जैसे सोना, चांदी, तांबा तथा अन्य सामग्री धातुओं से निर्मित की गई हैं। साधारणतः इन पर राजा का नाम, विरुद्ध तिथि, राजचिन्ह तथा धर्म चिन्ह अंकित हैं। कभी कभी मुद्राओं पर दो राजाओं के नाम मिलते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम तथा माता कुमार देवी का चित्रण यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इसके अलावा भी भारत की अति प्राचीन मुद्राएं, जिसे आहत मुद्रा, पंचमार्क मुद्रा कहते हैं, पर राजा के नाम नहीं मिलते हैं। इन पर कुछ चिन्ह अंकित हैं। इनसे राजनीतिक स्थिति का स्पष्ट बोध नहीं होता। जैसे बैक्ट्रिया मतलब विदेशी जो यूनान के शासक जिसमें शासन करते थे, तो यूनानी शासकों के संबंध में जानकारी उनकी मुद्राओं से प्राप्त होती है। इसी प्रकार शीथियन एवं पार्थियन शासकों के संबंध में इनके सिक्कों से भी ज्ञान प्राप्त होता है। साहित्यिक साक्ष्य इन साक्ष्यों के संबंध में प्रकाश नहीं डालते। जैसे ये वाला सिक्का है ना, भारत में स्वर्ण के सिक्के लागू करने का श्रेय कुषाण साम्राज्य को जाता है। ये याद रखने योग्य बातें हैं। उसी तरह ये वाला भी है कुषाण शासक का। तो इस तरह के जो सिक्के हैं, है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे इतिहास जानने के स्रोत के रूप में। ठीक है। गुप्त सम्राटों की मुद्राएं अत्यधिक कलात्मक और गुप्त शासन के गुप्त सम्राट, ये वाला है ना, गुप्त सम्राट वाला, अत्यंत कलात्मक थी और गुप्त शासन के विभिन्न पक्षों को उद्घाटित करती हैं। दक्षिण भारत से रोम के अनेक सिक्के मिले हैं, जो दक्षिण भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंधों को स्पष्ट करता है। ठीक है। तो इस तरह से जो है सिक्के भी महत्वपूर्ण होते हैं हमारे इतिहास जानने के लिए। अब जो है इसके अलावा आप देखेंगे कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत चित्रकला आता है। चित्रकला में भी आप देखेंगे यहाँ पर चित्रों का अंकन बहुत ही अत्यंत स्पष्ट रूप से किया गया है ना। चित्रकला के अंतर्गत हम देखते हैं कि कौन कौन सी, ये जो है चित्रकला, ये राजपूत काल की चित्रकला है ना। चित्रों को आप गौर से देखिए कि इसको किस तरह से यहाँ अंकित किया गया है। इसकी बनावट, इसकी उत्कीर्ण करने का तरीका या बनाने का तरीका कितना ही स्पष्ट और फिर कलात्मक है। तो इसके माध्यम से भी हमें कई शासकों के बारे में जानकारी हासिल प्राप्त होती है। ठीक है ना। इसके अलावा हम यहाँ पर आप देखेंगे ये राजपूत कालीन चित्रकला के बारे में, उस समय राजपूत काल के विभिन्न दृश्यों का यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें अंकित किया गया है। तो इससे भी हमें इतिहास जानने के बारे में जानकारी हासिल हो सकती है। ठीक है। उसी तरह ये जो शैल चित्र है, आप गौर से देखिए इसको कि पत्थरों के शिलाओं पर जो है इसको उत्कीर्ण किया गया है। कोई जानवर है यहाँ पर, कोई सांड या सींग वाला कोई जानवर है, जिसमें कितनी बारीकी से चित्र बनाया गया है। और इसके अंदर जो है उत्कीर्ण की गई कलरों का भी, इसमें जो रंग है उसके बारे में भी कई साल, हजार साल पहले की ये चित्र है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कार्बन विधि के द्वारा इसको पता लगाया जाता है कि कितने वर्ष पूर्व का है, और इससे भी काल निर्धारण के बारे में या हमें इतिहास के अध्ययन
या उसके स्रोत के बारे में पता कर सकते हैं। इतिहास जानने के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में हमारे सामने इकट्ठा होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में नंबर 1 पर पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हमने जैसे अभिलेख है ना, सिक्के हैं और स्मारक हैं या भवन जिसको हम बोलते हैं, है ना, फिर मूर्तियां हैं, चित्रकला हैं और ये भग्नावशेष हैं। भग्नावशेष मतलब टूटी फूटी मूर्तियां या फिर पुराने समय में जो मंदिरों के अंदर या गुफाओं के अंदर जो अवशेष प्राप्त हुए हैं या खुदाई के दौरान जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसके अंतर्गत हमने ये सब सारी चीज़ें देखी हैं। ठीक है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास के निर्माण में संक्षेप में यही सहायक साधन है। आधुनिक इतिहास की तुलना में यह ऐतिहासिक सामग्री का अत्यंत न्यून होना भारतीय इतिहास के विषय में प्रमुख बात है और यह न्यून सामग्री ही भारतीय इतिहास के सुविस्तृत प्रांगण को यदाकदा आलोकित करती है। इतिहासकार को आकर श्रमिक की भांति शूल और फावड़े से काम लेना होता है ना। तो इससे हमें जो है विधिवत तिथियों का सर्वथा अभाव तो रहा है, लेकिन इस परिस्थितियां अनेक बार शिलाओं की भांति उनकी गति का अवरोध करती हैं, परंतु इन कठिनाइयों का अतिक्रमण करके ही हम प्राचीन भारत का क्रमिक वैज्ञानिक इतिहास निर्माण कर सकते हैं। यही हमें यह भी समझ लेना है कि उत्तराखंड भारतीय इतिहास में अपेक्षाकृत अधिक महत्व रखता है। यही सागर की उत्ताल तरंगों की भांति साम्राज्य उठे और टूटकर बिखर गए। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हम यह कह सकते हैं कि पुरातात्विक स्रोत या पुरावलेख भी इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। देखा जाए तो आधुनिक भारत के इतिहास लेखन का मूल स्रोत पुरावलेख ही हैं। इन पुरावलेखों का संग्रहण भारत के केंद्रीय एवं प्रांतीय पुरालेखागारों एवं अलग अलग स्तर के पुस्तकालयों में मिलता है, पर यह संग्रह अपने आप में पूर्ण नहीं है। काफ़ी कुछ पुरावलेख व्यक्तिगत संग्रहों में उपेक्षित पड़े हैं। इन पुरावलेखों से हस्तलिखित कागज पत्र, अनुबंध एवं समझौते, पुराने अखबार व सरकारी फाइलें आदि उल्लेखनीय हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है इन पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से हमें इतिहास जानने के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो आज के इस लेक्चर में जो इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोतों में पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हमने अभिलेख, सिक्के, स्मारक, चित्रकला, भग्नावशेष आदि के बारे में अध्ययन किया है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इतिहास जानने के स्रोत के रूप में जो है साहित्यिक स्रोत, जिसके अंतर्गत देसी और विदेशी साहित्य का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो अब ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम साहित्यिक स्रोत के रूप में पढ़ेंगे। ओके।